बात हो चाहे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की, हमारे दिमाग में वो बड़े बड़े फॉर्मूले ही आते हैं। और न सिर्फ यहां पर इन बड़े बड़े फॉर्मूलों की चर्चा हो रही है, इससे इसके अलावा जो और भी सवाल बन सकते हैं इन कॉमन टेंजेंट सेगमेंट से, आज के सेशन में वही सब डिस्कस करने आया हूं। आज के बाद ना तो कभी आपको उन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ने वाली है, और साथ ही साथ इस कॉमन टेंजेंट सेगमेंट से जो जो सवाल, जितने सवाल एग्जामिनर ने पूछे हैं या पूछ सकता है, वो सारे आपके कवर होने वाले हैं। तो सेशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। तो मुलाकात करते हैं क्लास में। नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको जरा बता देते हैं कि आज से लगभग 3 महीने पहले हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी, टॉप 50 कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। डेली उसके लेक्चर करते करते आज हम लोग उसके 16th लेक्चर पर पहुंच चुके हैं, और आज का लेक्चर है आपका डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इससे पहले हम लोगों ने ज्योमेट्री के बाकी सेगमेंट पर भी काम किया, और सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन की जो अप्रोचेस होती हैं, डिजिटल सम हो गया, यूनिट डिजिट हो जाता है ना, ट्रिपलेट हो जाते हैं, क्यूबिक ट्रिपलेट हो गया, रेसिप्रोकल फॉर्मेट हो गया, पीसीएम हो गया, इन सब चीजों पर चर्चा हुई। आपको बताया भी था कि सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन पर काम करके फिर उसके बाद टॉपिक वाइज चलेंगे, और टॉपिक वाइज में आज आपका ज्योमेट्री का आखिरी सेगमेंट है। इसके बाद फिर आपकी क्लास अलजेब्रा, देन ट्रिगो, देन मेंसुरेशन, फिर हम लोग अर्थमेटिक की तरफ मूव कर जाएंगे, और हर एक टॉपिक में से जो जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, अब वो कॉन्सेप्ट या तो सवाल मजेदार है उसके आधार पर चूज किए जाएंगे, या फिर वो सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब पूछा जाता है बार बार। तो ऐसे सभी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे लगभग मोर देन 50 कॉन्सेप्ट निकाले हैं, वो सारे के सारे आपके साथ में इस तरीके से डिस्कस करे हैं हमने कि अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं भी आती ना, तब भी आप उन चीजों को समझ पाए। तो चलिए भाई सीधा शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, और आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ये आपका पूरा शेड्यूल है कि किस किस तरीके से इस पूरी सीरीज की क्लास होने वाली है। तो रेगुलर रहिएगा, वही आपके लिए ज्यादा जरूरी है। आपके जो एग्जाम है वो भी अभी कुछ टाइम के बाद में स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये सीरीज जो है ये आपकी बहुत मदद करेगी बेस बनाने में, क्योंकि इसके बाद जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो वहां पर फिर हम लोग लाइव प्रैक्टिस सेशन के बारे में ज्यादा प्लान करेंगे। प्रैक्टिस सेशन पे मैंने कई बार ये चीज देखी है कि बच्चे ये बोलते बोले सर ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला मेथड आपका है तो बड़ा खतरनाक, लेकिन हमें आता नहीं है। तो वहां पर प्रैक्टिस सेशन में स्पीड थोड़ी बहुत स्लो हो जाती है, इसलिए मैंने कहा कि कुछ कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूं जिससे कि एक बॉन्डिंग हम लोगों के बीच में सेट हो जाए, आप समझ पाओ कि मैं क्या सिखा रहा हूं, कैसे काम कर रहा हूं, है ना। तो आज का मुद्दा है हमारा ट्रांसवर्स एंड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। समझिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ चीजें सिखाते हैं आपको। कॉमन टेंजेंट का मतलब ये हो गया कि भाई सर्किल एक से ज्यादा होगा, इसमें कोई दो नहीं। कॉमन टेंजेंट का मतलब ये हो जाता है कि सर्किल एक से ज्यादा होगा। अब हमने ये 2 सर्किल खींचे, 2 सर्किल खींचने के बाद में मैं अगर यहां पर कोई एक लाइन ड्रॉ करूं तो स्पर्श रेखा हो दोनों सर्किल, तो इसको हम बोलते हैं मेरे भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये है आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अच्छा अभी एक बात समझिए, इसके लिए आप लोग फॉर्मूला लर्न करते हो, अच्छी बात है, कर लो, दिमाग आप सब में बहुत तेज है। मेरा कुछ पूछना है आप लोगों से, आप जरा मुझे कुछ बेसिक बातें बताइएगा जो मैं जानना चाहता हूं कि ये इसका सेंटर है फॉर एग्जांपल, एंड ये इसका सेंटर है। अच्छा, इनका जो फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन पता है हम लोगों ने ज्योमेट्री में किस तरीके से सीखा हुआ है सर। इनका जो फॉर्मेशन होता है कि आप इस तरीके से, अगर मैं यहां से इस पॉइंट को मिलाऊं, ध्यान देना जरा, मैं अगर यहां से इस पॉइंट को मिलाऊं तो चूंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, तो क्या ये 90 डिग्री हो जाएगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कहा सेम पॉइंट यहां से अगर मैं सेंटर से इस टेंजेंट को मिलाऊं, मीटिंग पॉइंट को, तो ये भी आपका रेडियस और टेंजेंट का
बीच का एंगल है तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री हो रहे हैं। अब अगर आप गौर से देखिएगा कि दो लाइनें हमने ड्रॉ करी और उन्हें कोई तीसरी लाइन काट रही है और उनके बीच के जो एंगल है उन दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है? बोले सर 180। अगर सम 180 हो रहा है दैट मीन्स वो लाइंस आपस में पैरेलल है, राइट? इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें इतना पता है कि भाई ये वाली लाइनें हमारी पैरेलल, ये दोनों लाइनें हमारी पैरेलल है। और इनका जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब हम ये ड्रॉ करते हैं फिगर, है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को प्रकार और पटरी की मदद से बनाते हैं, तब भी हम इन्हें सेट स्क्वायर की मदद से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 9th में चैप्टर था जहां पर आपने सेट स्क्वायर की मदद से ज्योमेट्री पे ये ड्राइंग वगैरह करी होगी। तो ये सारा कार्यक्रम रहा। अब मेरा कहना ये, जरा मेरी बात को समझिएगा, मैं यहां से इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हमने मिलाया और ये सेंटर के बीच की डिस्टेंस सपोज कर लीजिए मान के दी जा रही है आपको, करेक्ट है। अब यार ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी। अगर मैं इस डी के पैरेलल एक लाइन खींच के एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना चाहूं तो क्या मैं वो पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा? यस और नो? क्या ये हमारा जो फिगर है, मैं अगर नाम लिख दूं इसका P Q R और S, क्या ये RS पैरेललोग्राम? क्योंकि ये पिंक वाली लाइन तो ऑलरेडी पैरेलल थी, हमने सेंटर्स को मिलाया, उसके पैरेलल जानबूझ के हमने एक RS लाइन ड्रॉ करी, तो ये हमारा पैरेललोग्राम एक समांतर चतुर्भुज है। एंड समांतर चतुर्भुज का सीन क्या होता है? बोले सर आमने सामने की साइड बराबर होती है, सो इफ अगर ये वाली लाइन D है तो ये वाली लाइन भी D हो जाएगी, करेक्ट है? ओके, इस वाले सर्किल की रेडियस, बड़े वाले सर्किल की रेडियस R1 और छोटे वाले की रेडियस R2 है, ये वाली रेडियस R2 है। अब जरा बात को समझिएगा, अगर यार ये रेडियस R2 है तो थ्रू पैरेललोग्राम हमारा ये वाला सेगमेंट भी R2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी R2 हो जाएगी। और आपको मालूम ये पूरा R1 है, पूरी रेडियस R1 है, जिसमें से ये R2 है, इसका मतलब ये सेगमेंट, ये कितना बचेगा? आप कहने वाले बोले सर ये बचेगा R1 में से R2 को घटाए, करेक्ट है? मैं ये सब क्यों समझा रहा हूं अब आप जरा समझिएगा। लास्ट लाइन पे हम लोग पहुंच रहे हैं। मैं ये सब इसलिए समझा रहा था कि अगर अब आप अपने फिगर को देखिएगा, इस फिगर को, तो आपको पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेन्यूज है, कर्ण आपका डी है जो दिया जाएगा, बेस आपका R1 माइनस R2 है, आपको परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी। और इसके लिए अगर आप पाइथागोरस को यूज करेंगे तो आप कहते हो बोले सर यहां से अगर मैं इसको x मान लेता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको x मान ले रहा हूं तो हम क्या लिखने वाले हैं? बोले सर डी स्क्वायर कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, यही तो रहेगा। अगर हमें ये x की वैल्यू चाहिए तो यहां से हम लिख सकते हैं कि सर x बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। और अगर मैं ये स्क्वायर यहां से हटाऊं तो क्या ये रूट लग जाएगा? मेरे भाई क्या यही हमारा फॉर्मूला है? यही हमारा फॉर्मूला है, राइट? करेक्ट है। तो नो डाउट हम ऐसे फॉर्मूलों पर भी बात करेंगे, बट मेरा कहना यह कि फॉर्मूला याद कर लिया बोले अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं फॉर्मूले से ज्यादा फोकस अगर इस चीज पर करूं कि डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट जो कॉमन टेंजेंट है ये डिफरेंस ऑफ रेडियस पर डिपेंड होती है। यहां पर यूज होता है डिफरेंस ऑफ रेडियस। अब ये वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूं उसके पीछे की वजह आपको समझ में आएगी आज के लेक्चर्स में। क्यों लेक्चर्स में समझ में आएगी? यार भाई ये जो हमारा हाईलाइटेड ट्रायंगल है जिसमें हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इन्वॉल्व है, ये अपने आप में एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो बहुत कॉमन सी बात है कि ये ट्रिपलेट को फॉलो कर रही होगी। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्जामिनर हमें ऐसा डाटा दे रहा होगा जहां पर ट्रिपलेट फुलफिल हो रहा होगा, तो हमें वहां पर क्या फॉर्मूला लगाने की नीड दिख रही होगी? नहीं। अगर मैं फॉर्मेशन पर ध्यान देके जैसे उन्होंने बोला डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो हम सीधा सीधा फोकस करेंगे डिफरेंस ऑफ रेडियस के ऊपर। सेम उसी तरीके से जब हम ट्रांसवर्स की बात करेंगे तो वहां पर आएगा मुद्दा सम ऑफ रेडियस। अब ये कैसे आएगा वहां पर देखेंगे,
लेकिन ट्रांसवर्स सिर्फ सम ऑफ रेडियस तक रुका हुआ नहीं है, ये सिमिलैरिटी को भी इन्वॉल्व करता है। तो जब ट्रांसवर्स समझ रहे होंगे तब हम वो सारी चीजें भी समझेंगे कि ट्रांसवर्स कैसे सम ऑफ रेडियस पे मूव करता है एंड कैसे वहां पर सिमिलैरिटी वर्क करती है, सारी चीजों पर काम करेंगे और उनको यूज करता है एग्जामिनर। मैंने वही बोला, जब भी कोई चीज सीखो तो डेप्थ के साथ में सीखो, कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो तुम्हारे लिए नया, सोचने का तरीका थोड़ा सा बढ़िया। तो अब जब हमारे सामने कभी भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आएगी तो हम फॉर्मूले के बारे में ना सोच करके हम सोचेंगे डिफरेंस ऑफ रेडियस और ट्रिपलेट के बारे में, जिसमें से हमारी जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी वो ऑब्वियसली सबसे बड़ी होगी, वो हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रही होगी। जैसे मैं अभी सिर्फ एक सवाल लगाऊंगा, मैं अभी बहुत कुछ सिखाने आया हूं तो मैं सिर्फ एक डेमो के तौर पे एक सवाल समझा देता हूं कि आखिरकार आपको करना क्या है। एक सवाल कोई छोटा सा पकड़ लेते हैं हम लोग, जैसे ये हमारे पास सवाल है, इन्होंने बोला ओ और ओ डैश पर केंद्रित दो वृत्त है ना, काफी लंबा चौड़ा सवाल है, ये सवाल सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है। अब देखो आपका नजरिया मैं क्या चाहता हूं, बोले ओ और ओ डैश पर केंद्रित दो वृत्तों के बीच की दूरी मतलब बोले सर डी हाइपोटेन्यूज 17 है। दोनों वृत्तों के बीच एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु P है, दोनों वृत्त उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये लो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब डिफरेंस ऑफ रेडियस चाहिए। दोनों वृत्तों की त्रिज्या 7 और 15 है, 7 और 15 का मतलब डिफरेंस ऑफ रेडियस 8 हो गया, लगाओ ट्रिपलेट। बोले सर 8 15 17 ऑप्शन ए। मैं ये चाहता हूं कि ये सीखेंगे आप, बात समझे क्या करना है। बोले बीच की दूरी हमेशा हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रही होगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और डिफरेंस ऑफ रेडियस इन्वॉल्व होगा। अब हमें 8 दिख गया है, 17 दिख गया है, हमारा कौन सा ट्रिपलेट बनता है। बोले सर 8 15 17, तो 8 और 17 तो रखे हैं, 15 उठा लो। समझ में आई बात। लेकिन ये चीज सिर्फ यहां तक नहीं रुकेगी, हम आज के सेशन में ये कॉमन टेंजेंट जो वर्ड है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो ट्रांसवर्स हो, ना सिर्फ फॉर्मूला, उससे थोड़ा सा अलग लेवल पे भी बात करेंगे। आज के सेशन में आपको यही सब सिखाया जाएगा। ओके, सो सवाल के साथ साथ हम लोगों का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो एक वर्ड है ना, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये हमारा, फिर से हम लोग वापस उसी सवाल में पहुंच गए, नहीं है हमें यहां पर पहुंचना। हाँ, ये वाला वर्ड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया एंड हम लोग समझ पाए कि यार ये फॉर्मूला क्या होता है, कहां से आता है और हमारा फोकस कहां पर होगा। हमारा फोकस होगा डिफरेंस ऑफ रेडियस पर, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बच्चा पूछे बोले सर अगर मान के चल लो कि ट्रिपलेट सेट नहीं हुआ, देन यार मेरे भाई ये फॉर्मूला जो है ये पैदा ही पाइथागोरस से हुआ है, राइट। तो आप क्यों ना 90 डिग्री पे काम करो। क्यों काम करने के लिए बोल रहा हूं वो आप सवालों में ज्यादा देखोगे, बाकी अगर फॉर्मूला लर्न है, याद है, बहुत अच्छी बात है। बट मैं कहूंगा कि जब आप इन अप्रोचेस पर काम कर रहे होगे तो जो कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी बन रहे होते हैं ना, उनको भी मौज में हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला आपको स्टक कर देता है सिर्फ लेंथ ऑफ टेंजेंट के तक। यहां पर सवाल और भी पूछा जाता है। आप आज के सेशन में आपको सब दिखाया जाएगा। चलिए अब एक चीज मैं आपको और सिखाता हूं, जरा उसको भी सीखिएगा। हमने लिए दो सर्किल, एक सर्किल हमारा ये हो गया छोटा सा और एक सर्किल हमारा ये हो गया। ये दोनों एक ही जैसे हो गए क्या? मजा नहीं, एक जैसे नहीं चाहिए, एक जैसे नहीं चाहिए, थोड़ा सा बड़ा छोटा दिखाना है। चलिए ये दो सर्किल हो गए हमारे पास, ठीक है। अब इन दो सर्किल में खासियत क्या है कि भाई ये बाहर किसी एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ये बाहर टच कर रहे हैं, बोले करो, बिल्कुल टच करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने ड्रॉ की एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के साथ एक सीन है यार, इसके साथ सीन ये है कि अगर इसके ये मीटिंग पॉइंट को मैं सर्किल के मीटिंग पॉइंट से मिलाऊं और ये एंगल बनाऊं, ये क्या होगा, और ये एंगल, ये इस एंगल पर सवाल बहुत पूछते हैं, बहुत सवाल पूछता है। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा मेरे भाई 90 डिग्री। मैंने बोला कि अगर हमने एक पी क्यू टेंजेंट ड्रॉ करी और सर्किल मीट कर रहे थे आर एस पॉइंट पर, तो जो एंगल पी एस क्यू होगा वो मेरे भाई 90 डिग्री होगा। और इस पॉइंट पर एसएससी ने
पिछले 3-4 सालों में ज्यादा नहीं तो कम से कम 18-20 सवाल तो पूछे। नंबर्स इंटरेस्टिंग है ना, समझिए, सवालों पर भी आएंगे। और यहां पर बच्चों से सवाल इस तरीके से पूछे, इस सवाल में कुछ नहीं है, स्टिल उसने इस तरीके से सवाल पूछे कि कईयों के गलत होंगे। इवन आज के सेशन में आप भी गलत करने वाले। सवाल बेहद आसान है, और जब कोई चीज बेहद आसान हो जाती है ना, हम उसको अंडरस्टिमेट कर देते हैं। जैसे कोई दुबला पतला पर्सन हो, है ना, कोई परेशान पर्सन हो, तो आप उसके सामने खुद को खूब पावरफुल शो करते हैं। आपको पता है क्या दुबला पतला, अंडरस्टिमेट करते हैं, अरे इसको तो निपटाई देंगे। तो वैसे सवाल है, अरे ये इसमें तो कुछ होता ही नहीं है सर, ये 90 रहता है, ये तो उड़ जाएगा। नहीं, कौन कब कितना प्रिपेयर हो क्या है, नो वन नोज, राइट। तो हमें वो सब चीजें समझनी है कि कहां कहां पर ये सवाल हमसे गलत हुआ है। अभी आज के सेशन में आप खुद करोगे तब समझ में आ जाएगा मैं क्या सिखा। सबसे पहला मुद्दा, ये 90 होता कैसे, उसको जरा समझा जाए। तो मैंने कहा यार देखो, ये 90 ऐसे होता है कि हमारी एक स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा पे मैं कोई भी एक पॉइंट पकड़, पी क्यू पर हमने रैंडमली कोई भी एक पॉइंट ले लिया, ये हमने पॉइंट ले लिया, ये हमने पॉइंट ले लिया एम, और हमने इस एम पॉइंट को मिलाया। अब जिन्होंने कल का सेशन अटेंड किया उन्हें पता है, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर हम गौर से देखें तो जो एम पॉइंट से हम बड़े वाले सर्किल पर दो स्पर्श रेखाएं फेंक रहे हैं, एक है पीएम और एक है एमएस, और बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, यस और नो। बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, करेक्ट है। वो दो रेखाएं आपस में कैसी हो जाएंगी, बोले सर वो तो हो जाएंगी बराबर। अच्छा, अब अगर ये बराबर हो गई हैं, इसके बाद में फिर क्या किया जाए, बोले सर इसी तरीके से अगर हम एक पॉइंट और देखें, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एम पॉइंट से हमने एक स्पर्श रेखा इधर भी ड्रॉ की है, तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं कि एम क्यू बराबर, क्या हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि एम क्यू बराबर एम एस, राइट। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, बोले सर यहां से अगर हम देखा जाए कि सर एम एस बराबर एम क्यू के भी है, एम एस बराबर पी एम के भी है, तो क्या ये तीनों सेगमेंट बराबर? हमने कहा बिल्कुल पॉसिबल है। तो बोले अभी चीटिंग करे सर, आप बोले हो कि हम पूरी लाइन पर कहीं पर भी कोई एक पॉइंट ले लें। अब अगर कहीं पर भी कोई एक पॉइंट ले रहे हैं तो ये पॉसिबल कैसे है कि वो पॉइंट सिर्फ मिड पॉइंट ही हो सकता है? भाई मेरा मन कर रहा है कि मैं यहां पर ले लूं पॉइंट। आपके दिमाग में ऐसे क्रॉस क्वेश्चन आने चाहिए टीचर के बारे में, और टीचर को वो डाउट क्लियर करने चाहिए कि जब मैंने बोला कि मैं एम कहीं पर भी ले सकता हूं, कहीं पर भी मैं एम ले सकता हूं, तो हमने कहीं पर भी अगर एम लिया तो फिर सर ये बराबर कैसे रहा है, ये मिड पॉइंट पर कैसे मूव हो जा रहा है, वो समझो। यार तुमने एक वर्ड यूज किया, वो वर्ड था टेंजेंट। अब इस टेंजेंट की एक खासियत होती है कि अगर आप इसे किसी डिस्टेंस से ड्रॉ कर रहे हैं, इसे आप अगर किसी डिस्टेंस से ड्रॉ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये टेंजेंट, और आपने कहा सर यहां से हमें ड्रॉ करना है, तो ये टेंजेंट यहां पर टच कर रही है फॉर एग्जांपल। अब अगर आप सोचे कि सर अगर मैं यहां से टेंजेंट ड्रॉ करूं तब भी यहां पर टच करेगी, नहीं, यहां से पॉइंट बदलने पर टेंजेंट का टचिंग पॉइंट भी बदल जाता है। और तुम्हारा जो डिसीजन था कि सर एम कहां लिया जाए, मैंने कहा फ्री हो, एम कहां लिया जाए, मैंने कहा फ्री हो, पूरी लाइन पर कहीं पर भी पकड़ लो, लेकिन एम से ड्रॉ होनी चाहिए टेंजेंट जो एस पॉइंट पर मिलनी चाहिए। अब अगर एस पॉइंट पर मिलना फिक्स है, दैट मींस उसकी वजह से एम का भी एक फिक्स जगह पर होना तय है, क्योंकि अगर आपने एम को सपोज करो यहां पर रखा, तो इस पॉइंट से इस सर्किल की टेंजेंट एस पॉइंट पर नहीं हो सकती। अगर पॉइंट मूव हुआ तो टचिंग पॉइंट भी मूव कर जाएगा। तो हमारा जो दिमाग था वो तो ये सिर्फ इस पर था कि हमें एमएस एक टेंजेंट ड्रॉ करी। अब अगर आप गौर से देखो तो ये अगर ये तीन लाइनें बराबर है, तीन लाइनें बराबर, तो कहीं ना कहीं आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल की याद दिला रही होगी, ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल की याद दिला रही होगी, समकोण त्रिभुज। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमने डिस्कस किया था आपसे कि ये जो पॉइंट हो जाता है ये आ जाता है आपका सर्कम सेंटर, और सर्कम सेंटर की वजह से पी एम, एम क्यू और एम एस ये सब की सब हो जाती है आपकी सर्कम रेडियस।
तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका ये 90 डिग्री हो गया है। चलो छोड़ो, वो भी नहीं मानना है, मैं कहता हूं इतना मानो। त्रिभुज देखो पीएमएस में, त्रिभुज देखा पीएमएस में, अगर ये वाला एंगल x डिग्री है, ये वाला एंगल अगर x डिग्री है, तो पीएम बराबर पीएमएस होने की वजह से ये वाला एंगल भी x डिग्री का हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस और नो? कि अगर ये वाला एंगल x डिग्री है तो ये वाला भी x डिग्री हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल में देखें MQS में, अगर ये वाला एंगल y है तो बराबर भुजा होने की वजह से ये वाला भी y हो जाएगा। अब जरा PSQ ट्रायंगल में देखिए तो आप कहेंगे बोले सर यहां से आ जाएगा x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई, त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है। तो यहां से मेरे भाई आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। और x प्लस वाई है क्या? बोले सर x प्लस वाई है एंगल PSQ। सो आपको दिमाग में ये रखना है कि जब भी दो सर्किल टच कर रहे होंगे, जब भी दो सर्किल टच कर रहे होंगे, उनकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है वो उन सर्किल के मीटिंग पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही होगी। यस और नो? बोले ओके। मैंने कहा दो चार छोटे छोटे सवाल लगा लो, फिर उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे हम। और बस उस वहीं पर सब गेम था, उन्हीं सवालों में तो सब गेम था। अब ये सवाल CGL 2022 में, CGL 2022 में तो हमने सीधा बोला बोले दो व्रत है। अभी मैं आपको आपकी कमी बताने वाला हूं कि तुम्हारी गलती क्या है, समझना। दो व्रत है, एक दूसरे को पी पर बाहरी रूप से टच कर रहे हैं, बोले टच कर गए, आगे क्या करना है सर? बोले सर बाहरी रूप से टच कर रहे हैं यहां पर। ए बी दोनों व्रतों की एक प्रत्यक्ष स्पर्श रेखा है, बोले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये सर ए बी है, ये बी हो गया, ये ए हो गया, और ये पी पर टच कर रहे हैं। फिर आपसे कहा जा रहा है एंगल पी ए बी, तो आपको भी पता है कि अगर ये कहानी है तो बस यही कहानी चलेगी सर, ये कहानी है तो यही कहानी चलेगी। बोले सर एंगल पी ए बी 40 डिग्री, तो बोले पी ए बी ये वाला 40 है, ये वाला 40 है। अच्छा ये हमें पता ही रहता है कि भाई यहां पर तो कोई चर्चा है नहीं, इस पर थोड़ी ना पूछेगा, ये तो अंडरस्टूड है कि 90 है। तो सीधी सी बात है कि जो रिमेनिंग एंगल है वही पूछेगा। तो क्या पूछा है? ए बी पी बराबर पूछा गया, तो ये आपका रिक्वायर्ड एंगल हो जाएगा बचा हुआ 50 डिग्री, ऑप्शन। यही कहानी रही, सवाल आसान था, इजिली कर लिया। अब दिमाग को मैसेज किया गया, समझना जरा। मैंने क्या बोला? एग्जामिनर तुम्हारे नजरिए से ही सोचकर सवाल बनाता है, वो बेवकूफ नहीं है। आपने जब ये सवाल लगाया, अभी जब सॉल्व किया थोड़ी देर पहले, जब आपने कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद जब आपने सवाल लगाया, अब आपको पता है यार कि ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, तो आगे भी पूछा जाएगा। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में आया बोले देखो सर इस एंगल पर कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ठीक है, इस एंगल पर कोई क्वेश्चन नहीं है। जैसे ही उन्होंने बोला दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं बाहरी फॉर्म से, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, एंगल की बात करेंगे, इसका मतलब रिमेनिंग एंगल पूछे। एक 90 होना तय है, एक देंगे, दूसरा वाला पूछेंगे, तो क्या मैं डायरेक्ट इसको 90 से घटा के आंसर निकाल सकता हूं? मतलब क्या मैं डायरेक्टली, जैसे उन्होंने हमें 40 डिग्री दिया, तो क्या मैं बचा हुआ दूसरा वाला 90 में से 40 घटा के डायरेक्ट 50 नहीं लिख सकता हूं? मैं फिगर बनाने में अपना 10 सेकेंड 15 सेकेंड क्यों बर्बाद करूं? आता है दिमाग में? फिर हमने कहा कि गुड, आगे बढ़ो, अगला सवाल क्या है? बोले नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ट्राई किया। दो व्रत है, टी आर एस पर एक बाहरी स्पर्श करते हैं, पी क्यू उन दोनों व्रतों को छूने वाले दो व्रतों के लिए एक सीधी सामान्य स्पर्श रेखा है। फिर आपसे बोल रहे कि एंगल टी पी क्यू 42 डिग्री है, तो आपसे पूछा जा रहा है पी क्यू टी की वैल्यू कितनी होगी? बोले सर 90 में से घटाइए, 90 में से घटाइए, 90 में से घटाइए, आंसर 48 डिग्री, ऑप्शन ए। बेहद आसान। हमने कहा एक और सवाल, ये CGL 22 का, ये CPO 2023 में फिर से एक सवाल आ गया। बोले दो व्रत एक दूसरे को बाह्य बिंदु पर टच कर रहे हैं, ए बी स्पर्श रेखा वगैरह वगैरह, एक एंगल दे रखा है 55, तो दूसरा वाला क्या करना है? बोले सर घटाइए 90 में से, 90 में से घटाया, आंसर आया 35। बोले ऑप्शन सी। शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है, बहुत मस्त शॉर्ट ट्रिक है। हम टिक करके आगे बढ़ गए और बस वही ब्लंडर हो गया। पता है ब्लंडर क्या था? सवाल को अंडरस्टिमेट करना। मैंने क्या सिखाया आपको कि शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए, अप्रोच आनी चाहिए, लेकिन उनके पीछे की वजह पता हो। अंधे होकर के चीजों पर भरोसा नहीं करना है।
ये तीनों आपके प्रीवियस ईयर के सवाल थे। यकीन मानो भाई, स्टार्टिंग के 2 सवाल करेक्ट है, तीसरा वाला आपका गलत है। ये जो टिक करके आया हो ना 35, ये गलत है। क्यों? सवाल को तवज्जो नहीं दिया। हम बहुत खुश हो गए, अरे अनुज सिंगर क्या ट्रिक बताए, वाह, सवाल पढ़ते ही आंसर आ रहा है। सवाल पढ़ते ही अगर आंसर आने लगे हर एक सवाल का, तो इतने इतने बड़े धुरंधर टीचर हैं, सबके पास बेहतरीन ट्रिक्स है, बेहतरीन अप्रोचेज है, हर एक सवाल को उड़ा ले फिर 5 सेकंड में। पढ़ना जरूरी है, सवाल को सीरियस लेना जरूरी है। हाँ, जहां अप्रोच लगता है वहां अप्रोच लगानी चाहिए, लेकिन कोई भी सिंगल कमी के साथ आप एग्जाम हॉल के गेट को एंट्री नहीं करना चाहिए। आप अगर कोई भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो सीखो कि यार वहां पर क्या चीजें ऐसी हैं जिनको हमें स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा। यार देखो, एक बात समझो यार, ये हमारे पास सवाल था, समझिए जरा, ये हमारे पास क्वेश्चन था, इन्होंने हमें मीटिंग पॉइंट दिया है, तो मीटिंग पॉइंट पर बनने वाला एंगल हमें पता है, बोले सर ये 90 डिग्री होगा हमेशा। हमने ये सब देखी नहीं, हमने शॉर्ट ट्रिक पता क्या देखी कि 2 एंगल अगर मिल रहे हैं, 2 सर्किल अगर मिल रहे हैं, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, आंसर 90 से घटा के आएगा। गलत। अगर पूछा जाने वाला एंगल, अगर दिया जाने वाला एंगल, पूछा जाने वाला एंगल, एंगल कौन सा होता है? बीच वाला एंगल, वो अगर कॉर्ड से मिलकर के बन रहा है वो तो 90 वाला डिस्कशन है। क्योंकि अगर मैं इस एंगल को बोलूं तो क्या बोलूंगा? पी ए पी, या फिर ए बी ए पी बोलूंगा, तो ये कॉर्ड वाला एंगल बीच में है। इस एंगल को क्या बोलूंगा? बोले सर ए बी पी या फिर पी बी ए। तो जो भी एंगल हमसे पूछा जा रहा है वो एंगल अगर कॉर्ड से मिलकर, सॉरी टेंजेंट से मिलकर के बन रहा है, एंगल बी पूछ रही है, बी किससे बन रहा है? बोले सर बी बन रहा है टेंजेंट से, तो तुम अपना 90 वाला लगाओ। आप इसमें आइए, इसमें क्या पूछा गया? बोले सर एंगल क्यू पूछा गया है। कौन सा एंगल पूछा गया मेरे भाई? एंगल क्यू पूछा गया। और क्यू किससे बन रहा है? बोले सर पी क्यू वृत्त को छूने वाली स्पर्श रेखा है। बोले सर क्यू जो है वो टेंजेंट से बन रहा है। मैंने कहा घटाओ 90 में से, 90 में से घटाया 42, आंसर आया 48। बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात बताइए, जरा हम अपने इस सवाल पर आते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है? बोले सर सी ए बी दिया है 55, हमसे पूछ रहे ए सी बी, क्या सी हमारी टेंजेंट से बन रहा है? क्या सी हमारी टेंजेंट से बन रहा है? बोले नहीं सर, टेंजेंट तो ए बी है, तो ए बी है, ये तो टेंजेंट वाला था ही नहीं। तो सीन क्या है? बोले सर ये इसका मतलब एग्जामिनर खेल गया सर, और ऐसे खेलता है वो, पेपर का सवाल है। तो आपको क्या लगता है, आप में से न जाने कितने 35 टिक करके आए होंगे? भाई ये आपकी टेंजेंट है ए बी, ये सी पॉइंट है, उन्होंने एंगल पूछ दिया ए सी बी, उन्होंने यही एंगल पूछ दिया। अब तुम सोचो, बोले सर जी अगर ये पूछना था तो ये 55 देने की क्या जरूरत थी? ब्लफ गेम। जब तुम ही शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो सवाल को गिराने के लिए, वो आपको गिराने के लिए कोई आइडिया नहीं सोच सकते क्या? तुम शॉर्ट ट्रिक बनाते हो, उनकी मेहनत पर पानी फेरते हो। जिस सवाल के लिए वो प्लान करते हैं कि यार इसमें लड़का 2 मिनट लगाएगा, तुम आकर के 10 सेकंड में उड़ा के चले जाते हो, तो उनका दिल नहीं दुखता है? सिर्फ तुम्हारा ही दुखता है। ब्लफ गेम था, और ऐसा एक बार नहीं किया एसएससी ने। अगला सवाल देखिए, 2 वृत्त एक दूसरे को बाहरी बिंदु पी पर टच करते हैं, ए बी एक स्पर्श रेखा है, ए बी बने से स्पर्श रेखा है, आपसे पूछा जा रहा है एंगल फिर से पी ए पी बी, मतलब मीटिंग पॉइंट वाला एंगल पूछा जा रहा है। मीटिंग पॉइंट वाला, पी पर टच कर रहे हैं तो मीटिंग पॉइंट वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो पिछले वाले सवाल का आंसर 35 ना होकर के क्या होना चाहिए? बोले सर 90 डिग्री। मैं ये पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कि ये जब सवाल आता है, सवाल इतना छोटा है, चूंकि ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का सवाल है, हमने कहा आज पढ़ा ही रहे तो छोड़ेंगे इसको भी नहीं। और ये वो पॉइंट है जहां पर बच्चे गलत करते हैं। इवन आप भी शायद 1-2 बार कर गए होगे गलत, मूक टेस्ट में या कहीं तो कर गए होगे ना। तो वही चीज मैं बता रहा हूं, गलतियां रोकनी है। जितने भी बच्चे मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, रहता हूं बच्चों के बीच में, जो बच्चा 23, 24, 22 सवाल स्कोर कर रहे हैं, यकीन मानो वो बच्चा 25 के 25 सही कर सकता है। टेंशन है उसमें, नॉलेज है उसमें, प्रैक्टिस करी है उसने।
लेकिन 23 सवाल कैसे सही हो पाए? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी एक सवाल में या दो सवाल में वो गड़बड़ कर गया, और जो होती है गड़बड़े वो लगभग इसी तरीके की होती है। क्योंकि जब आप गड़बड़ कर जाओगे ना, वो पेपर के दौरान तो आपको दिख ही नहीं सकती। जो सिली मिस्टेक हम लोग करते हैं, इतनी मजेदार मिस्टेक होती है कि वो पेपर के दौरान नहीं दिखेगी आपको पेपर के दौरान नहीं दिखेगा कि मैंने ये 35 टिक किया है तो ये हम गलत टिक करके, नहीं, ये तब दिखेगा जब आंसर की आ जाएगी। फिर वही कहावत, अब पछताए क्या हो। समझ में आई कहानी? तो हमारा काम है पहले से संभल के रहना। एक और सवाल देखिए जरा, इन्होंने क्या पूछा है? बोले दो समान वृत्त हैं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, जेड पर मिल रहे हैं एक्स जेड बाई, मीटिंग पॉइंट वाला एंगल पूछा है। मीटिंग पॉइंट वाला एंगल 90 डिग्री है। मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूं, और आपने देख लिया 5 एग्जाम में तो सामने ही लेकर के आ गया हूं मैं, न जाने और कितने एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो अब इसको ज्यादा पढ़ाने में मतलब कोई है नहीं। आपका ही टाइम वेस्ट होगा, तो उससे बढ़िया हम लोग चलते हैं अपने अब अगले सवाल। बहरहाल डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के मीटिंग पॉइंट से आपका एक सवाल आएगा। तो जब भी सवाल आएगा तो तुम्हारा फोकस कहां पर होगा? बोले सर हमारा फोकस होगा जो पूछ रहे हैं वो एंगल कौन सा है, वो मीटिंग पॉइंट वाला एंगल है या टेंजेंट वाला है। अगर मीटिंग पॉइंट वाला है तो सर 90, और अगर टेंजेंट वाला है तो सर 90 से घटा देगा। ये समझ में आया? अब अगर आप इस सवाल को लगाएंगे तो आपका ये सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। मैं वही बताता हूं, चीजें ऐसे सीखो कि गलती होने का स्कोप ही खत्म हो जाए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हम लोग कवर कर गए। अगला क्वेश्चन क्या है? बोले सर अगला क्वेश्चन ऑप्शन देख करके हमें दिख रहा है, बोले सर यहां पर कार्यक्रम सेट अपना नहीं होने वाला है, ट्रिपलेट नहीं काम कर। हमने कोई बात नहीं, सीधा सीधा ऐसे चलते हैं। ये तो हमें पता है बीच की दूरी हाइपोटेन्यूस है हमारी, डिफरेंस क्योंकि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, राइट। एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा सर? डिफरेंस हो जाएगा 5 कॉमन। अगर हाइपोटेनियस 35 है, तुम्हारा परपेंडिकुलर 5 है, तो मैं सीधा सीधा बोलता हूं कि यार 5 को कॉमन ले लो। यही हमने सीखा है जो हम लोग ट्रिपलेट सीख रहे थे, आपको सिखाया गया इस सीरीज में ही हमने आपको सिखाया। तो यहां पर हमारे पास अब 35 नहीं है, यहां पर हमारे पास 7 है, यहां पर हमारे पास 5 नहीं है, यहां पर हमारे पास 1 है, और 5 तो हमारा आगे इधर पे कॉमन। अब अगर आपके पास हाइपोटेनियस 7 है, एक साइड 1 है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी सर? 49 में से 1 घटाया √48 हो जाएगी। ये √48 हो जाएगी। √48 का मतलब कितना होता है बोले सर? √48 और 16 3 48, 4√3। यार ये वाली साइड 4√3 होनी चाहिए। मैंने कहा डन, लेकिन हमारी सारी साइड 5 के मल्टीपल पे है, मतलब वो 5 को जो कॉमन लिया उसको इन्वॉल्व भी तो करेंगे ना। ये तो हमने कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए कार्यक्रम किया था, राइट। तो अगर हमारी ये 1 5 के बराबर 5 गुना करेंगे, ये 35 के बराबर, तो भाई इसको भी 5 गुना मारो, 20√3 ऑप्शन करेक्ट है। हम पाइथागोरस लगाएंगे, हम फॉर्मूले पर नहीं जाएंगे। फॉर्मूला भी पाइथागोरस ही है। मैं फॉर्मूले से हटा क्यों रहा हूं, उसके पीछे की वजह समझ जाओगे। रुको, थमो थोड़ी देर, समझाएंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल तुम्हारे सामने, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दे रखी है, दोनों सेंटर दे रखे हैं, मतलब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर। दोनों रेडियस दे रखी है, तो हमारे पास आ गया बेस। बेस कितना आ जाएगा बोले सर? बेस आ गया 8 सेंटीमीटर, डिफरेंस ऑफ रेडियस। तो दोनों के बीच की दूरी पूछा जा रहा है, हाइपोटेनियस पूछ रहा है। तुम्हारे दिमाग में सवाल को देख करके ये पिक्चर बननी चाहिए। अब अगर मैं गौर करके देखूं तो यार मैं 8 कॉमन ले सकता हूं या नहीं? बोलो यस और नो। मेरे पास 2 साइडें रखी हैं, क्या मैं दोनों साइड में से 8 कॉमन ले सकता हूं? बोले बिल्कुल। इसका मतलब मेरा हाइपोटेनियस 8 का मल्टीपल होगा, इकलौता प्राणी बैठा है। मैं क्यों कह रहा हूं, समझो ये चीजें, ये सवालों को थोड़ा सा छोटा कर जाएंगी। और बाकी बोले सर बाकी तो अगर हाइपोटेनस स्टिल चाहिए तो क्या करेंगे? बोले सर अगर 8 कॉमन ले लिया तो ये वाली साइड हो गई हमारे पास में 1, ये वाली साइड हो गई 1, और ये वाली साइड हो गई सर 8 कॉमन ले लिया तो 3√7। अब सर बर करो, 9 7 63 में अगर 1 जोड़ देंगे 64, और 64 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 8 8 तो आंसर आया, और सर 8 वो कॉमन वाला है, गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा।
जैसे मैं क्या बता रहा हूं, ये 1 है, ये हमारे पास 3√7 है, ये बताइए कितना हो जाएगा। बोले सर ये अगर 63 और 64 है तो ये होगा √64, मतलब ये सर 8 होना चाहिए। 8 होना। अब हमने कहा हमारी जो एक्चुअल साइड है वो सब 8 का मल्टीपल है, मतलब इस पूरे त्रिभुज को 8 से गुणा कर दो, 8 24√7, तो ये 64, ऑप्शन सी। मैं ये समझाना चाहता हूं। तो अब तुम्हें पाइथागोरस की नॉलेज बहुत अच्छी है। अब इन्होंने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दो समान वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान केंद्रों के बीच की दूरी है। अब जैसे ही बीच की दूरी आपने देखी, राइट, आपसे पूछ रहे कुछ छूटा है क्या? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त है, ओके। लेंथ ऑफ द, अच्छा ट्रांसवर्स टेंजेंट है, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा है। ये तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं तुम लोग को, तो ये तो अभी पढ़ा ही नहीं, तो इसको कैसे कर पाएंगे? बताएंगे इसको भी, रुक जाओ। इसको इसमें तो अभी और कुछ सिखाना है, अभी आपको इसमें तो अभी और कुछ सिखाना है। ये देखिए, दो वृत्त है जिनके केंद्र ए और बी एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं। अब अगर केंद्र एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, ध्यान देना, एक जो सर्किल है एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं। एक पी क्यू सीधी स्पर्श रेखा है, पी क्यू स्पर्श रेखा, ये मेरे भाई क्यू हो गया स्पर्श रेखा, ये पी हो गया। पी और क्यू पर टच कर, दोनों वृत्तों की त्रिज्या 9 और 4 है। यार अगर इसकी त्रिज्या 9 है, इसकी त्रिज्या 4 है, तो जरा मुझे बताओ, अगर ये टच कर रहे हैं तो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी? अगर ये टच कर रहे हैं तो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो गई? बोले सर केंद्रों के बीच की दूरी हाइपोटेनियस बराबर 9 4 13। मैंने कहा वो बेस वाला सीन क्या है, डिफरेंस वाला। बोले बेस वाला यहां पर कहां गया, 9 और 4 है तो 5। अब तुम ही बताओ कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है? बोले सर 5 12 13, ये लीजिए खत्म। क्यों? क्योंकि हमारी जो पी क्यू स्पर्श रेखा है वो कितनी हो जाएगी? बोले सर 5 12 13। और वही कार्यक्रम हुआ है यहां पर। देखो यार, ये अगर 9 है, ये 4 है, तो ये हमारी पूरी 9 हो जाएगी, ये हमारी 4 हो जाएगी। अब हमें पता है अगर ये पूरी 9 है और ये अगर 4 है, तो इसमें से अगर ये 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, यह जाएगा 13। ये हमें पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का एंगल है 90। तो अब लगा दो पाइथागोरस, तब भी आपका 12 सेंटीमीटर है। या फिर अगर आप चाहे बोले नहीं सर ये हमें इसमें सब में मजा नहीं आ रहा है, हमें तो यार सर वही चाहिए कि √d² माइनस R1 माइनस R2²। मेरे भाई जो ये फॉर्मूला है, ये इन सब से कुछ भी अलग नहीं, मैंने फॉर्मेशन दिखा दिया था, ठीक है। अब इसके बाद आपकी श्रद्धा है कि आप कौन सा यूज करना चाहते। अब जैसे यहां पर है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी है 5 और 4, 9 और 4, इनके केंद्रों के बीच की दूरी हाइपोटेनियस। प्रत्यक्ष स्पर्श रेखा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डिफरेंस ऑफ रेडियस 5 13, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 12, ऑप्शन सी। बस आपको ये करना है। अच्छा, इसके बाद में मैं एक चीज आपको और बता रहा था, अब जरा उसको आप समझिएगा कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। देखिए जरा एक चीज आपको और बता, गौर से समझना। ये तो छोटा सा सेगमेंट था, कवर हो गया आपका। अब हमने फिर से एक बड़ा सा सर्किल बनाया, थोड़ा सा दूर बनाएंगे, 2 सर्किल हमने। इसके बाद में हमने बोला आपसे कि हमने एक स्पर्श रेखा, तो ये क्या हुआ, हमने एक स्पर्श रेखा ड्रॉ की। ये देखिए टच कर रही है, बस सिंपल जो रेखा। अब देखो इनके नाम को डिफाइन कैसे करते हैं, नाम को डिफाइन कैसे करते हैं, इनके सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी, इनके सेंटर्स को मिलाने वाली जो भी लाइन होगी, ये इनके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन है। अगर आपकी टेंजेंट सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को कट कर रही है, तो ये आपकी ट्रांसवर्स है। अगर आपकी जो टेंजेंट है, जो स्पर्श रेखा है, वो सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को कट कर रही है, तो वो आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। और अगर वो कट नहीं कर रही है, तो वो आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। जैसे सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन ये पी क्यू है, लेकिन हमारी टेंजेंट उसको कट नहीं कर रही है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और वहीं पर अगर हमारी स्पर्श रेखा इस पॉइंट, इस लाइन को कट कर रही है, सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को, तो वो हो जाएगी ट्रांसवर्स।
अब यहां पर जरा समझिएगा, फिर से कार्यक्रम वही है। ये एंगल कितना बनेगा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का एंगल, बोले सर 90 डिग्री। मैंने कहा ये एंगल कितना बनेगा, बोले सर अगेन 90 डिग्री। नाम लिख लेते हैं पी क्यू, ये हमारे केंद्रों के बीच की दूरी होगी, त्रिज्या स्पर्श रेखा हो गई हमारी ए बी, और हमने माना ये एम पॉइंट पर मिल रहे हैं। फिर भाई एक बात बताना, क्या ये एंगल 90 डिग्री है, बोले हाँ। मैंने कहा ये एंगल 90 डिग्री, दो एंगल बराबर हो गए। क्या ये एंगल बराबर होगा इसके, बोले बिल्कुल है, सामने कोण है। मैंने आपको जब सिमिलरिटी पढ़ाई थी, आई थिंक शायद 9वें लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था कि सिमिलरिटी में हमें तीनों एंगल बराबर नहीं करते होते हैं, हम दो बराबर करते हैं, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। अब जब तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर है तो ये वाला एंगल हो गया बराबर इसके, तो रिजल्ट हमारे पास एक ये आ जाता है कि ट्रायंगल पी ए एम सिमिलर होगा ट्रायंगल क्यू बी एम के। बोलो यस और नो। मतलब ये दोनों सिमिलर होंगे, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई, जरा समझिए मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों त्रिभुज की हर एक साइड सेम रेशियो फॉर्म कर रही होगी। अगर हमसे बोला जाए कि जो रेशियो इस सेगमेंट का है वही रेशियो, जो रेशियो इस स्पर्श रेखा के टुकड़ों का होगा वही रेशियो सेंटर्स के बीच की दूरी के टुकड़ों का होगा, और वही रेशियो इनकी रेडियस का भी होगा। बोलो यस और नो। मैं यही चीज आपको समझाना चाहूंगी। सबसे पहला पॉइंट तो ये समझो कि ये दोनों जो ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल बिना कोई डिस्कशन के, अगर आपके सामने ट्रांसवर्स आ गई स्पर्श रेखा, आप सीधे बोलेंगे अगली बार से, बोले दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर लिए। अच्छा, हमें पता है अगर ये 90 है ये 90 है, तो फिर से वही चीज है कि एक स्पर्श रेखा कट कर रही है, एकांतर कोण अगर 90 के हैं तो पी ए पैरेलल है क्यू बी के। अगर ये पैरेलल है तो अभी थोड़ी देर पहले कुछ हम लोगों ने सीखा, जो सीखा था उसको फिर से एक बार ट्राई करते हैं। अब तुम पूछ रहे हो, बोले सर जी ऐसा क्या सीख लिया, हम बताते हैं ना, हम बताते हैं ऐसा तुम क्या सीख गए हो। ऐसा हम ये सीख गए कि अगर हम इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, इस लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी मेरे भाई, और अगर मैं यहां से इसको आगे बढ़ाऊं इस तरीके से, लाइन टेढ़ी मेढ़ी होगी क्या, ओके चलिए। ये लीजिए, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, हमने क्या किया, ये जो हमारे पास पैरेलल लाइन थी, मैंने इसको धक्का मार के नीचे कर दिया। तो अगर धक्का मार के चाहे तो इसको ऊपर भी सरका सकते हैं, किधर साइड भी सरका। अब ये एक बात बताना, ये सब मैंने किया इसलिए है कि अगर इसकी रेडियस R1 है, इस सर्किल की रेडियस R1 है, और इसकी रेडियस कितनी है, बोले सर R2 है। आप गौर से देखिए, अगर ये पैरेललोग्राम बनाया है, बोले सर इस लाइन के पैरेलल ये है, ये वाली लाइन के पैरेलल हमने इसको रखा है, तो अब इसलिए पैरेललोग्राम बनाया है, तो जो लाइन ये होगी वही लाइन ये होगी, मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ ये हो गई x। बोले सर ये हमें चाहिए। मैंने कहा ये देखो, ये है आपका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। अब अगर आप गौर से, थोड़ा ज्यादा गौर से अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल को देखें, तो क्या हम अगेन पाइथागोरस थ्योरम के सेगमेंट में आ चुके हैं, क्योंकि अगर ये वाला एंगल 90 है तो पैरेलल होने की वजह से ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा। इस 90 में अगेन सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस आपका फिर से हाइपोटेन्यूस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा लाइन आपके कॉमन टेंजेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बस तीसरी वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये अब क्या हो गई, बोले सर अगर ये R1 है तो ये भी तो R1 हो जाएगा। तो मैंने कहा तीसरी लाइन पूरी क्या होगी, बोले सर ये तीसरी पूरी लाइन है R1 प्लस R2। इसलिए हमने बोला था कि ट्रांसवर्स जो होता है वो सम ऑफ टेंजेंट पर काम करता है, सॉरी सम ऑफ रेडियस पर काम करता है। तो अब एक बात समझो यार, मैं दोनों फॉर्मूलों को करता हूं साइड, कोई फॉर्मूला नहीं। पूरे सेशन के बाद में हमने सीखा क्या, बोले बीच की दूरी हमेशा कर्ड, बीच की दूरी हमेशा कर्ड होनी, कोई दो राय नहीं इसमें।
बोले अगर ट्रांसवर्स दिया है तो हम सीधे सीधे सम ऑफ रेडियस करेंगे, डायरेक्ट कॉमन दिया है तो हम डिफरेंस ऑफ रेडियस करेंगे। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हमें ट्रिपलेट बहुत अच्छे से याद है, हमें नई चीजें याद नहीं करनी। और जब ट्रांसवर्स की बात आएगी तो ये दोनों छुटकू वाले ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ये रिजल्ट दिमाग में रखना, पेपर में एग्जामिनर ने सवाल पूछे हैं। अब जरा सवाल पर आते हैं, वापस चलते हैं। हमने जैसे एक सवाल देखा, हमने सवाल पढ़ा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर फलाना ढिमकाना, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स टेंजेंट। जैसे ही हमने ट्रांसवर्स पढ़ा, हमने कहा ये तो हुआ हाइपोटेनियस, और दो सर्किल है, दोनों की रेडियस 4 4 है, तो सम ऑफ रेडियस 8, तो 8 17, बचा हुआ आंसर 15। मैं ये चीज आपको समझाना चाहता हूं। अब करना क्या है, देखो आपको पता है ट्रांसवर्स और डायरेक्ट पर लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा घुमाते फिराते नहीं है। ट्रांसवर्स और डायरेक्ट पर 3 ही 4 कॉन्सेप्ट आते हैं जो आपके सामने डिस्कस हुए। एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंस ऑफ सिमिलैरिटी में, लेक्चर नंबर 9 में। तो वहां पर भी ट्रांसवर्स डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इन्वॉल्व हुआ था, वहां पर भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इन्वॉल्व हुआ था। इस तरीके से सर्किल सर्किल सर्किल, ये अगर एक पॉइंट जाता है, इनको मिलाइएगा तो ये क्या बनता है, सिमिलरिटी बनता है या नहीं बनता है, ये सब के सब सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं या नहीं बनते। तो ये डिफरेंस ऑफ सिमिलरिटी में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं भाई, उस लेक्चर को देखो, आपको दिखेगा सारा कुछ। तो जितना भी सवाल बन सकता है वो यही आ रहा है। अब इस सवाल को जब बनता है तो हम यहां पर इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला क्यों याद करें, जब हम चीजों को छोटे से निकाल सकते। बस यही था, लगा चाहिए। अब सवाल आपके सामने 2 4 रख देते हैं, स्पीड में मारो इन्हें। एक क्वेश्चन है, ये वाला हटाओ, ये वाला हटाओ, ये वाला देखो। सबसे पहले चाहिए क्या है, लेंथ ऑफ पी क्यू। व्हाट इज पी क्यू? पी क्यू इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस ऑफ रेडियस इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, दो वृत्त एक दूसरे को, तो ये आ गया 5। ओके, बाहरी रूप से टच कर रहे हैं तो हाइपोटेनियस हो गया 15। अब आप सीधा सीधा दिमाग लगा लो, बोले सर देखो जो भी 5 का मल्टीपल तो आंसर आना है, ये लो एक ही है, मैं क्यों ही सॉल्व करूं यार। ये सब अप्रोच सिखाई है ना कि भाई हमारा डिफरेंस ऑफ रेडियस 5 है और हमारा सम ऑफ रेडियस मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, चूंकि वो बाहरी रूप से टच कर रहा है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं ऐसे फिगर बनाऊं, ये देखो ये दोनों मैच कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, ये 10 है, ये 5 है, फिर हम बनाए यहां फॉर्मूला लगाए, कोई मतलब नहीं है, नजर जितना तेज रखोगे उतना फायदा होगा। कुछ बच्चे बोलते बोले सर स्टार्ट समझ नहीं आता, थोड़ा सा स्पीड से काम कर देता हूं। स्टार्टिंग में मैं स्लो ही चलता हूं, लेकिन अगर मैं स्लो चलते हुए लेक्चर भी स्लो पर एंड करूंगा तो यकीन मानो आप स्लो पर ही सीखे हो। और ये चीज मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि अगर आप सीख स्लो पर रहे हो, प्रैक्टिस स्लो पर कर रहे हो, तो कैसे पेपर में तेज स्पीड में सॉल्व कर पाओगे। सोचिए ना, थोड़ा सा जरूरत है। मेरे साथ अगर आप थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करोगे, नो डाउट गलती होगी, वहां पर मैं सही करवा सकता हूं। अकेले जो गलती करोगे वो पहचानेगा कौन, अगर पहचान लिया तो सही कौन करेगा। फर्क समझे ना। तो मैंने इसीलिए बोला था कि मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलो। मैं इस साल कहीं नहीं जा रहा। जो भी बच्चे ऐसे है ना कि सर कहीं छोड़ के तो नहीं चल, नहीं कहीं नहीं जा रहा, पूरे 26 भर साथ में प्रैक्टिस कर। मैथमेटिक्स अलग ही लेवल पर चलनी है अब। तो अब देखो करना क्या, और ये तो अभी शुरुआत है। मैं कई बार जैसे अगर कोई पॉइंट्स वगैरह डिस्कस करने आ भी जाता हूं तो थोड़ा थोड़ा बाउंस मार जाता है कुछ बच्चों। अब जैसे आप लोगों ने अगर हमसे क्लास नहीं करी होगी, मैं सीधे आऊंगा और मैं अपने कुछ चीजें डिस्कस करूंगा करके आपसे, थोड़ा सा आपके अच्छा खासा बाउंस मार सकता है चांसेस है। तो ये जो है ये सिर्फ शुरुआत है। आप लोगों को कुछ चीजें सिखा रहा हूं, अच्छी चीजें सिखा रहा हूं, आपके एग्जाम से डायरेक्ट रिलेट करते हुए सिखा रहा हूं। उसके बाद में जो मैंने बताया ना पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये बहुत डिफरेंट चीजें हैं। कंपैरिजन, एक बात बताता हूं तुम्हें, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मेन वही है और तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरी है। बाइक चलाते हैं ना आप सब लोग, बाइक जैसे चला रहे हैं, सामने एक ट्रक है एंड आपको उसको ओवरटेक करना है और आपने सामने से देखा कि कार आ रही है। अब यह चीज गणित है कि ट्रक की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है, सामने से एक कार आ रही है जिसकी स्पीड मुझे मालूम भी नहीं है, बट सवाल है
लगभग 80 किलोमीटर पर आवर है, मैं किस स्पीड से अपनी बाइक को लेकर के जाऊं कि सही टाइम पे ओवरटेक कर जाऊं, भिड़ ना जाऊं जाके? कौन सा गणित, कौन सी कैलकुलेशन लगाते हो सब करने के लिए? सिर्फ ऑब्जर्वेशन, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। और हमारा ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम सही होता है, अदरवाइज हर 1 मीटर पे एक्सीडेंट मिले। रेयरली कभी कभार जब हम गलत तरीके से ड्राइविंग कर रहे थे तब एक्सीडेंट होते हैं, अदरवाइज ऑब्जर्वेशन तो हमारा परफेक्ट है। जब हमारे पास डाटा नहीं है कि ट्रक की स्पीड कितनी है, सामने से कार की स्पीड कितनी है, बीच की दूरी कितनी है, कोई डाटा नहीं है, स्टिल हम ऑब्जर्वेशन की दम पे इतनी करेक्ट कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, तो यहां तो सब डाटा भरा पड़ा है यार, हम नहीं लगा सकते क्या यहां पर? तो अभी मैं चीजें आपको सिखा जरूर रहा हूं, ये आपके सब काम की भी है, लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं कि जब मैं साल भर रहूंगा लेकर के चलूंगा एक अलग लेवल पर। मैथमेटिक्स जहां पढ़ने में मजा आए, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं गेम है, इंटरेस्ट आना चाहिए, और इंटरेस्ट सवालों से आना चाहिए, बातों से नहीं, शायरी से नहीं। टीचर शायरी करते अच्छे नहीं लगते, टीचर है शायर नहीं है। चलिए सवाल देखते हैं कुछ। तो हाँ, हम कहां पर थे? अगर इन सबको ऐसे नहीं करना है आपको, इन सब के लिए करना क्या आपको, सीधे हम पहुंचे। बोले सर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है तो सीधा सीधा पॉइंट आया। बोले सर डिफरेंस ऑफ रेडियस 5 हो जाएगा, क्योंकि सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस इन दोनों के सम के बराबर 15 के बराबर हो जानी है। अब अगर मैं चाहूं तो मैं 15 का स्क्वायर 225 में से 25 घटा के 200 रूट 200 करूं। अरे मैं सीधा बोलता हूं 5 कॉमन उड़ाओ ना, 5 कॉमन उड़ाया, सिखाया हमने, तो 5 कॉमन लिया तो बोले सर एक साइड 1 है, दूसरी साइड 3 है, हाइपोटेन्यूस वाली 3 है। तो हाइपोटेन्यूस वाली अगर 3 है तो 9 में से 1 घटाओगे तो बोले रूट 8 है, तो रूट 8 आया। रूट 8 कितना होता है? बोले सर 2 रूट 2। मैंने कहा 2 रूट 2, तो आगे जो 5 कॉमन लिया था वो भी तो फिट कर दो, ऑप्शन। और कई बच्चों ने तो यही से बोले सर 5 कॉमन है तो 5 का मल्टीपल आंसर होगा, ये लो ऑप्शन ए। ये भी करेंगे ना, कर रहे होंगे अब आप लोग, तो यही चीजें सीखनी है आपको। एक और सवाल आपको देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। दो वृत्तों की त्रिज्या 4 और 20 और 24 4 है। आपसे पूछा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब ये परपेंडिकुलर दे दिया आपको 30, त्रिज्याएं तो इनका डिफरेंस दे दिया आपको 16। अब बताओ बीच की दूरी, हाइपोटेनियस गायब है, आपको पहले ही बताया, ये आपका परपेंडिकुलर है, बीच की दूरी आपका बेस है, हाइपोटेनियस गायब है। तो आप गौर से देखो, बोले सर 8 15 8 15 8 दूनी 16 15 दूनी 30 8 15 17, कितनी देर का सवाल है? लेकिन हम पता है कर क्या रहे, हम सवाल को सॉल्व करने में एक भी लूप नहीं छोड़ रहे जहां से हमसे सिली मिस्टेक हो सके, क्योंकि मैं सवाल को प्रॉपर स्टडी कर रहा हूं कि हमने जैसे ही देखा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, हम तुरंत गए 16। उन्होंने हमें दे रखा है टेंजेंट, हम तुरंत गए बोले परपेंडिकुलर। केंद्रों के बीच की दूरी हमने कहा हाइपोटेन्यूस मिसिंग है। तो अब तुम अगर हम इस तरीके से सवाल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो गलत होने का एक भी % चांस है नहीं है, वही समझा रहा हूं। एक और सवाल लगाइए जरा, अगला क्वेश्चन देते हैं। 20 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त बाहरी एक दूसरे को टच कर रहे, ओके, दोनों वृत्तों की कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। 20 और 5, सबसे पहला काम डिफरेंस ऑफ रेडियस, क्योंकि टच कर रहे हैं तो बीच की दूरी हो गई 25, बीच की दूरी 25 मतलब हाइपोटेनियस। अब तुम ही बताओ ए बी की लंबाई, अगर हाइपोटेनियस 25 है, 15 20 25, आंसर ऑप्शन डी। कोई चर्चा ही नहीं है सवाल को करने में। मैं इसके आगे क्या समझाऊं? बोले सर जो 3 4 5 वाला ट्रिपलेट होता है ना, उसी का 5th मल्टीपल है, 5 से गुणा कर दो, 15 20 25, 15 रखा है 25 रखा है 20 चाहिए हमें। और ये हाइपोटेनियस डिसाइड कर लेना कि भैया हाइपोटेनियस दे रहा है या कुछ, बीच की दूरी हाइपोटेनियस होती है। अब इन्होंने पूछा ट्रांसवर्स, हमारा सबसे पहला नजर कहां गया? बोले सर ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स में गया ओके, बीच की दूरी हाइपोटेनियस 12, ये कितना है? बोले सर ये दे रखा है 9। अब देखो यहां पर तुम लोग फंस सकते हो, बोले सर 9 12, तो हम ये भी सोच सकते कि हमारा आंसर होना चाहिए 9 12 15, लेकिन नहीं, चालाकी नहीं, चालाकी नहीं, चालाकी क्यों नहीं? बोले सर ये हाइपोटेनियस,
ये हाइपोटेनिस 12 के वर्ग में से 9 का वर्ग घटन है, 12 के वर्ग में से 9 का वर्ग घटन है। तो हमारे जो यहां से स्पर्श रेखा की लंबाई आएगी दैट इज एक्स, ये हो जाएगा हाइपोटेनिस का वर्ग 12 के वर्ग में से 144 में से सम ऑफ डिफरेंस 9 का वर्ग 81 घटा, तो घटाएंगे तो आ जाएगा √63। ऑप्शन सी करेक्ट, √63 ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, इस सवाल को इन्होंने थोड़ा सा खराब करने की कोशिश करी, अगर ये थोड़ा सा समझदारी से करते तो हम और बेहतर तरीके से कर सकते थे। बताओ क्यों? हमारे पास ऑप्शन है 9, ये कितना लिखा है? बोले सर ये लिखा है √143 जो होता है 11 गुणा 13। तो बोले सर ये तो कतई बाहर नहीं निकल सकता, ये तो 143 का 143 ही, ये होता है 9 7 63, तो ये लिखा है 3√7 और लास्ट वन लिखा है 7। अब मैं इसमें पता है क्या चालाकी दिखा सकता था, मैं क्या करता इस सवाल को, हम इतना भी सॉल्व नहीं करते, हम सीधे देखते हैं। बोले सर देखो हमारे पास एक दे रखा है 12 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस और 9 सेंटीमीटर हमारे पास सम ऑफ रेडियस, तो हमें 9 पर काम करना है, 12 पर काम करना है। हमारा जो आंसर है, क्योंकि ये डायरेक्ट ट्रिपलेट नहीं लगा रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो डेफिनेट पार्ट है कि रूट में आएगा। जैसे ही ये डेफिनेट हुआ कि रूट में आएगा तो हमारा ये और ये खत्म हो गया। अब चूंकि एक साइड हमारी 9 है, एक साइड 12 है, सो आंसर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3। आंसर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3, ऑप्शन करेक्ट। ये अप्रोच है, ये पॉइंटर्स है। अच्छा, इन पर रिलाई नहीं कर सकते कि नहीं हमारा ये हमेशा काम करेगा, नहीं कि सिर्फ सवाल में यही लगा के काम बन जाएगा। ऐसे जितने भी पॉइंटर्स है सवाल में कुछ ना कुछ तो लगेगा ना। क्या पता हो सकता था शायद यहां पर यार एक ऑप्शन और लगा देते, यहां पर कुछ 3 के मल्टीपल 2 ऑप्शन लगा देते, पॉसिबिलिटी है। बट हमारे वो पॉइंटर्स से कुछ कुछ ऑप्शन कट के हम आंसर जल्दी निकाल सकते ना। आप जैसे यूनिट डिजिट लगाते हो तो क्या गारंटी है कि यूनिट डिजिट से सवाल लग ही जाएगा? नहीं है ना। डिजिटल सम से गारंटी है कि सवाल लग जाएगा? नहीं है। लेकिन आप बोलते हो कि सर कोई ना कोई तो लग जाएगा सवाल, वही चीज बता रहा हूं। समझ में आई बात? एक सवाल और देखते हैं, अगला क्वेश्चन। इन्होंने फिर से आपसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछी है। स्पर्श रेखा की लंबाई, लंबाई मतलब परपेंडिकुलर, स्पर्श रेखा की लंबाई मतलब परपेंडिकुलर 40 और 30 दे रखा है आपको, 40 और 30 दे रखा है रेडियस, तो ये हो जाएगा सम है क्योंकि ट्रांसवर्स है तो ये 70 हो जाएगा। आपसे पूछा केंद्रों के बीच की दूरी मतलब हाइपोटेनियस, केंद्रों के बीच की दूरी हाइपोटेनियस बताइए। अब क्या करें? बोले सर कुछ करो या ना करो, ये 70 है, ये 10√15 है, कुछ दिख रहा है? बोले सर 10 कॉमन दिख रहा है, 10 कॉमन दिख रहा है, सवाल शुरू होने से पहले खत्म। अब लगा लो यार क्या करना है। बोले सर यहां से अगर देखा जाए तो हम अगर अपने हाइपोटेनियस वाले कॉन्सेप्ट को लगा रहे हैं, ये हमें पता करना है। एक हमें दे रखा है 10√15, एक हमें दे रखा है 70। इसका अगर वर्ग करेंगे सर तो ये देखो आएगा 4900। मैंने कहा इसका अगर वर्ग किया तो यह जाएगा 1500, दोनों को जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 6400। 6400 किसका वर्ग होता है? बोले सर 80 का। बट क्यों कैलकुलेशन करना है यार? ठीक है, एक सवाल और देखिएगा क्वेश्चन, एक सवाल आपको भी देंगे सॉल्व करने के लिए। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, रूट में दे रखा है तो कुछ सेट तो होगा नहीं। दोनों वृत्तों के केंद्र 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आओ इधर, तुम इधर आओ साइड में। दोनों वृत्तों के केंद्र हो गए, अनुस्पर्श उभयनिष्ठ इतने इतने त्रिज्या के, दोनों की त्रिज्या दे रखी तो 8 5 13 और 14, सम ऑफ ये दे दिए 14। स्पर्श रेखा की लंबाई, अब क्या किया जाए? बोले सर देखो 2 का मल्टीपल है, बोले सारे हैं, क्या ही करोगे उसमें? बोले फिर छोड़ो, चुपचाप सवाल लगाओ तुरंत। बोले छोड़ो सवाल लगाओ। हम सवाल लगाने पर आए जैसे अगर, तो अगर हम देखें तो हम ये कर पा रहे हैं कि 18 का वर्ग हो जाएगा 324। अब कोई बच्चा बोले सर 324 क्यों कर रहे? छोटा सा तो कर सकते हैं, तो अगर कॉमन ले लिया तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि दिस इज 9 एंड दिस इज 7। और सर अगर 81 में से 49 को घटाया जाए, 81 में से अगर 49 को घटाया जाए तो सर ये 32 आता है, तो रूट आ जाएगा 32, और 32 होता है 16 दूनी 32 मतलब 4√2। और ये 4√2 के बाद में ये 2 का मल्टीपल नहीं लगाएंगे तो आंसर 8। बोले मल्टीपल से चीजें छोटी हो जाती, दैट्स इट। अगला सवाल, ये लो फॉर्मूला ही पूछ दिया है, सीजीएल 2023 में है। सीजीएल 2023 में अनुस्पर्श अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ है तो इसका मतलब सम ऑफ रेडियस चाहिए। हटो हटो हटो, हमें सिर्फ सम ऑफ रेडियस चाहिए। ये आपके वही लॉजिक्स काम कर रहे हैं जो आपको सिखाए गए हैं।
वह अनुपात जिसमें एक अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के बीच में खींचा जाता है, उनको केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा को किस रेशियो में बांटेगा। अब ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। अगर यार इनकी रेडियस 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, मैंने चर्चा की थी आपसे, मैंने क्या बताया था कि जो रेशियो इनकी रेडियस का रहने वाला है, जो रेशियो इनकी रेडियस का रहेगा, उसी रेशियो में ये सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को भी काटेंगे, उसी रेशियो में ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को भी काटेंगे, बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी। यही तो पढ़ाया था। अब अगर ये लाइन तुम्हारे दिमाग में सेट है तो जरा मुझे मेरे भाई बताइए कि अगर रेडियस का रेशियो 4 और 6 है, मतलब 2 और 3 है, तो उनके केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा को किस रेशियो में बांटा जाएगा। बोले सर 2 और 3 में ही बांटा जाएगा। इन शॉर्ट आज के सेशन से हमने यह सीख पाया कि सवाल चाहे कैसा भी बना रहे, हमने जो भी आपको 2-4 चीजें सिखाई हैं, उन चीजों की मदद से सवाल आने वाले कोई भी बने रहे, डायरेक्ट हिट हो रहे हैं। नो डाउट सवाल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहे हैं। सवाल डिफिकल्ट तब जब डिफरेंस ऑफ सिमिलरिटी इन्वॉल्व होता है, वो हमने सिमिलरिटी में पढ़ाया था। लेकिन जो भी सवाल आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आज के वो 2 कॉन्सेप्ट से पूरे के पूरे कवर हो रहे हैं। और अब आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का सवाल कोई भी उठाओ, जो हमने अप्रोच बताई आप सेट करते जाइए, आप खुद देखिए कितनी स्पीड में काम करते हैं। और मैं तो जानबूझकर टेढ़ी मेढ़ी वैल्यूज लेकर के आया था आपके पेपर में, तो आपको भी पता है सर ट्रिपलेट वाली वैल्यूज यूज होती है। और वो ट्रिपलेट वाली से यूज होता क्या कि आप उनसे इंप्रेस हो जाते हैं। एंड मैंने आपको डे 1 पे बोला था, हमेशा बोलता हूं इंप्रेस करना नहीं है। हाँ 1-2 में ट्रिपलेट लगा दिया, अब आपके दिमाग में ट्रिपलेट वाला तो आइडिया आ ही गया, उसमें तो आपको कुछ सिखाना ही नहीं है। मुझे उसके साथ साथ ये भी सिखाना था कि अगर ऐसा सवाल आ जाए जहां ट्रिपलेट नहीं लग रहा है, वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे या वहां पर कॉमन वाला पार्ट डाल के हम लोग थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं कार्यक्रम। ये सब चीजें भी समझानी है ना। चलिए अगला सवाल, एक प्यारा सा थैंक यू आपके लिए। तो ये था आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट, अप्रोच, जो भी आप समझ लीजिए, एंड फॉर्मूला। तो अगर फॉर्मूला को कंटिन्यू करना है तो फॉर्मूला कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाए अगर उन्हें कंटिन्यू करना है तो आप उन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला सेशन होने वाला है वो होगा अलजेब्रा पर, और अलजेब्रा पर हम सेशन डिस्कस करेंगे कुछ मजेदार अप्रोच। हमारा लेक्चर होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का, बहुत इंपॉर्टेंट। और सिर्फ एक लेक्चर नहीं यार, इस पूरी सीरीज के हर एक लेक्चर को, मैंने वही बोला है कि हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ आपको बेहतर जरूर मिलेगा, कुछ लेकर के जाएंगे। फिलहाल इसी के साथ आज का सेशन करते ओवर। उम्मीद करेंगे सेशन पसंद आएगा। बाकी अपने आप पढ़ाई करते रहिए और ख्याल रखिए अपना, मुलाकात करेंगे जल्दी। तो ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।